जानी चाहिए। सो मैंने बस सब बातचीत बंद। कल बेटा मैंने आपको बोला था कि एक बार आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है और पढ़ करके फिर आपको मुझे बताना है कि आपको कहां कहां डाउट्स आए या क्या समस्या आई। लाला, ओ लाला, बस बहुत हो गई बात, चलो इधर ध्यान दो। तो अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा बेटा, चलो अब मुझे पहले आप बताएंगे कि नर्वस सिस्टम में आपको कहां कहां दिक्कत आई, जिस पे अपन थोड़ी देर बात करें, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसा तुमने कहा कि ओवल विंडो राउंड विंडो की पोजीशन में अपने को दिक्कत है। सो अब एक बात जरा समझना, ध्यान दो। इसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये पूरी कॉक्लियर कैनाल है, ठीक। बाहर बोनी लेब्रिंथ ये है, अंदर जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसको आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे अंदर एक मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन यहाँ पे अंदर है। तो ऐसे करके इसके अंदर अब पार्टीशन कितने हो गए अपने पास? तीन। तीन हुए ना? एक इधर इस वाली मेम्ब्रेन और इस बोन के बीच का पार्टीशन, एक ये वाली मेम्ब्रेन और इस वाली मेम्ब्रेन के बीच का पार्टीशन, एक हुआ इस वाली मेम्ब्रेन और इधर बोन के बीच का पार्टीशन। इसको अपन मान लेते हैं कि इधर की साइड स्केला वेस्टिब्यूली है और इसको अपन ने मान लिया कि ये साइड स्केला टिम्पेनी। जो कॉक्लिया है उसका बेस ये है और अपेक्स वाला पार्ट यहां पीछे की तरफ। अब यहां जो कॉक्लिया का बेस है, बेस पे देखो एक जो विंडो है वो इधर की तरफ पाई जाएगी, यानी कि जो आपका ओवल विंडो है वो यहां पे मौजूद है, ठीक। और जो राउंड विंडो है वो यहां पे। बीच में जो स्केला मीडिया था, ये स्केला मीडिया आगे की तरफ कंटिन्यू किसके अंदर कर गया? वेस्टिबुलर एपरेटस में। तो ऊपर वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस के बाद फिर अपन ने कहा कि यहां पर स्केला मीडिया, मीडिया के इधर एक तरफ टिम्पेनी और एक तरफ क्या हुआ? वेस्टिब्यूली। जिधर वेस्टिब्यूली उधर कौन सा आ जाएगा? ओवल विंडो। और जिस साइड टिम्पेनी उधर कौन आ गया? राउंड विंडो, ठीक। तो ऐसे करके आपको कॉक्लिया में एक तरफ आपको क्या दिखाई दिया? ओवल विंडो और एक तरफ राउंड विंडो। अब जो मिडिल ईयर कनेक्टेड है वो मिडिल ईयर कनेक्टेड है यहां से, ठीक। इधर की तरफ जो स्टेप्स है वो यहाँ पे ओवल विंडो के साथ जुड़ा, राउंड विंडो के साथ कोई और कनेक्ट नहीं होता। तो अभी समझ में आया? अब और बताओ कहां दिक्कत आई अपने को? मैकेनिज्म ऑफ विजन वाला पार्ट। चलो एक बार सारे लोग ध्यान देंगे। जब लाइट नहीं आती है तो उस टाइम पे रॉड सेल किसके अंदर थी? डिपोल में। यानी कि रॉड सेल की परमिबिलिटी किसके लिए ज्यादा है? सोडियम की पोटेशियम? सोडियम के लिए, तभी तो डिपोल में है ना। जब रॉड सेल डिपोल में थी तो इससे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, नाम क्या था? क्या नाम है? ग्लूटामेट। इस ग्लूटामेट ने बाइपोलर सेल का क्या करा दिया? हाइपरपोलराइजेशन। क्या बाइपोलर सेल अपना काम कर रही है? नहीं। तो अपन ने कहा कि बाइपोलर सेल अभी अपना काम नहीं कर रहे। क्या गैंग्लियोनिक सेल के पास कोई इंपल्स जाएगी? नहीं। वहीं अब लाइट आई, लाइट आने पर जब ये लाइट फोटो रिसेप्टर सेल पे पहुंचेगी तो फोटो पिगमेंट में ये क्या करेगी कि रेटिनल को ऑप्सिन से डिसोसिएट करा देगी। जैसे ही सेपरेट हुआ तो अब ऑप्सिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? चेंज। ऑप्सिन की स्ट्रक्चर जो चेंज हुई तो उसकी वजह से रॉड सेल की परमिबिलिटी बदली। अब रॉड सेल की परमिबिलिटी जब चेंज हुई तो इसकी वजह से रॉड सेल अब ज्यादा परमिएबल किसके लिए? पोटेशियम। यानी कि रॉड सेल पहले जाएगी रीपोल में और फाइनली अब किसके अंदर चली जाएगी? हाइपरपोल में। यानी कि अपन ने कहा कि अब यहां से ग्लूटामेट का रिलीज बंद। ग्लूटामेट का रिलीज यहां से बंद होने के बाद अब फर्दर क्या होना है कि जो बाइपोलर सेल थी अब उसके अंदर डेवलप क्या हुआ? ग्रेडेड पोटेंशियम। यानी कि बाइपोलर सेल को अपन मान सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ ऑटो एक्साइटेबल है कि अगर कोई सिग्नल ना मिले तो ये अपना काम करने लगती है। तो इसने ग्रेडेड पोटेंशियल जब डेवलप किया
तो बाइपोलर सेल ने रिलीज क्या किया, एसिटाइल कोलिन। और ये जो एसिटाइल कोलिन था, इसने क्या किया कि गैंग्लियोनिक सेल में डेवलप करा दिया एक्शन पोटेंशियल। जैसे आपने कहा था कि एसिटाइल कोलिन आएगा, ये लिगैंड गेटेड चैनल या केमिकल गेटेड चैनल से बाइंड करेगा, कुछ सोडियम आयन अंदर आएगा, फिर गैंग्लियोनिक सेल के अंदर क्या होगा कि जो सोडियम के बीजीसी है वो ओपन हो गए, तो अब गैंग्लियोनिक सेल में इंपल्स जनरेट हुई। ये जो इंपल्स जनरेट हुई इसको ऑप्टिक नर्व लेकर के कहा जाएगी, कहां चली जाएगी, विजुअल कॉर्टेक्स के पास। तो अब ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंच गई, विजुअल कॉर्टेक्स के पास। तो इस तरीके से अपने को क्या मिला, विजन। यानी कि ध्यान रखना है कि डिसोसिएट कौन होता है, रोडोप्सिन डिसोसिएट हुआ। रेटिनल किससे सेपरेट हुआ, ऑप्सिन से। जब रेटिनल ऑप्सिन से सेपरेट हुआ, तो अब सेपरेट होने के बाद स्ट्रक्चर किसकी बदली, ऑप्सिन की। इसकी वजह से परमीबिलिटी किसकी चेंज हुई, रॉड की। अब एक्शन पोटेंशियल किसमें जनरेट होगा, गैंग्लियोनिक सेल में। कौन जनरेट कराता है, बाइपोलर सेल। और अब यहां से नर्व इंपल्स विजुअल कॉर्टेक्स जो कि ऑसिपिटल लोब के अंदर मौजूद था, उस विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर पहुंची, और वहां जाकर के अब इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा। तो क्या इतनी बात अपने को समझ में आई, अब बताओ आगे। रिले न्यूरॉन अपन कुछ हद तक कह सकते हैं, जैसे इंटर न्यूरॉन है उनको, जो दो न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हो। हालांकि एनसीईआरटी रिले न्यूरॉन नाम की टर्म यूज नहीं करती। हाँ, क्वेश्चन के अंदर होगा, एनसीईआरटी यूज नहीं करती। वीएनएस बेटा आपने कहा कि अगर आप विसरल ऑर्गन्स के लिए जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जा रहा हो, केवल हम बात करें सीएनएस से विसरल ऑर्गन या इनवॉलेंट्री ऑर्गन के लिए सिग्नल जा रहा है, तो आपने उसे नाम दिया था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये जो एएनएस था, इसके अंदर केवल मोटर पार्ट था, सेंसरी पार्ट इसके अंदर नहीं था। अगर आप एएनएस के मोटर पार्ट के साथ यहां पे अगर आप सेंसरी पार्ट को भी मिला देते हैं, तो सेंसरी पार्ट को मिलाने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, आपका विसरल नर्वस सिस्टम। समझना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यूरिनरी ब्लैडर के लिए एक वॉलेंट्री मोटर इंपल्स आई। ये जो वॉलेंट्री मोटर इंपल्स है, इसने क्या किया, यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन कराया, और वहीं पे स्फिंक्टर्स में रिलैक्सेशन कराया। ये इतना जो काम था, ये बेटा किसके अंदर आएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का काम है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इसे कराता है। अभी इसके अंदर सेंसरी पार्ट शामिल नहीं है। अगर इसमें मैं सेंसरी पार्ट भी शामिल कर दूं, यानी कि आपने कहा यूरिनरी ब्लैडर से स्टेज रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और यहां से अब सेंसरी सिग्नल गया सीएनएस के पास, तो जब मैं इसमें सेंसरी पार्ट भी मिला दूंगा, तो मिलाने के बाद अब यही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या कहा जाएगा, आपका विसरल नर्वस सिस्टम। यानी कि आपने कहा कि होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स एंड प्लेक्सस, जो कि विसरल ऑर्गन से सीएनएस को सप्लाई करता हो और सीएनएस से विसरल ऑर्गन को सप्लाई करता हो, उसे मिला करके अपन क्या बोलते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और कहीं सैक्यूल और यूट्रिकल, आपने कहा कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे दो स्ट्रक्चर, ठीक, ऊपर वाली स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा, यूट्रिकल, और नीचे वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सैक्यूल। इन दोनों के पास क्या मौजूद था, ओटोलिथ। दोनों के पास क्या पाया जा रहा था, ओटोलिथ या ओटोलिथ ऑर्गन पाया जा रहा था, जो कि आपको बॉडी बैलेंस के बारे में बताता है। नी जर्क रिफ्लेक्स की देखिए, आपने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो मान लो कोई भी पेरिफेरल स्टिमुलस आया, पेरिफेरल स्टिमुलस का मतलब हुआ कि बॉडी के बाहर से या बॉडी में अंदर कहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कोई एक स्टिमुलस मिला, ठीक। वो जो स्टिमुलस मिला, वो स्टिमुलस और उसके रेस्पॉन्स में जो एक्शन हुआ, उसे मिला करके आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, तो आपने कहा कि जो एक्शन होगा कैसा होगा, इनवॉलेंट्रीली। क्या इसके अंदर पार्ट ऑफ सीएनएस इन्वॉल्व होगा, यस, इसके अंदर पार्ट ऑफ सीएनएस इन्वॉल्व होगा। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक सिंपल सा बात याद रखें,
जब भी अगर अचानक से कहीं कोई स्टिमुलस मिला और उस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में अगर हमारी बॉडी एक सेट पैटर्न में एक इनवॉलेंटरी सा एक्शन करती है जिसके अंदर सीएनएस शामिल हो, तो ऐसे ही एक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कह दिया जाता है। ग्रे मैटर पे बेटा आप कहते हैं, बोलो ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर पे एक तो सेल बॉडीज मौजूद होंगी, दूसरा माइलिनेटेड एक्सॉन या नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। ग्रे मैटर में एक तो आपने कहा एनसीईआरटी कहते हैं न्यूरोनल सेल बॉडीज, पर साथ में मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे न्यूरॉन ये एक्सॉन जो कि नॉन माइलिनेटेड हो वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है, तो इनका कलर थोड़ा सा डार्क होगा, तो ग्रे मैटर बनाया। वहीं पर जो मेडुला वाला पार्ट था, मेडुला वाले पार्ट के अंदर मौजूद था माइलिनेटेड फाइबर। अब ये जो माइलिनेटेड फाइबर है, तो माइलिन यानी कि लिपिड, और लिपिड का कलर जनरली कैसा होता है, व्हाइट। तो यहाँ पे आपने कहा कि जो माइलिनेटेड है उनका कलर कैसा रहेगा, व्हाइट। तो व्हाइट मैटर में कौन मौजूद होगा, माइलिनेटेड एक्सॉन यहां पर पाए जाएंगे। कोरॉइड प्लेक्सस बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, पर ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क पाया जा रहा है जिससे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। चलो अब देखो अगला जो अपना चैप्टर आता है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो अब ध्यान देंगे फिर वापस से बेटा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि हमारा नर्वस सिस्टम हमको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नर्वस सिस्टम का काम क्या था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड किया, और इसकी वजह से यहाँ जो रेस्पॉन्स आता है, ये रेस्पॉन्स भी कंपेटिबली कैसा रहेगा, काफी ज्यादा क्विक होगा, यानी कि नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से काम करेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हुआ और इसकी वजह से रेस्पॉन्स कैसा हो गया, क्विक। पर एक बात समझें, हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली लगभग 15 बिलियन सेल पाई जाती हैं बेटा, लास्ट बेंच पे। ठीक, आगे बुलाऊं, अब आगे कुछ मत करना, ठीक। या आप ध्यान दो, अपन ने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सेल को ये किसके साथ जोड़ेगा, सीएनएस के साथ। अब मैंने कहा बॉडी में लगभग सेल्स का नंबर कितना है, 15 बिलियन के आसपास। अब अगर इनमें से हर सेल को आपको अगर जोड़ना हो नर्वस सिस्टम से, तो अब आपको एटलीस्ट एक सेंसरी न्यूरॉन चाहिए होगा और एक मोटर न्यूरॉन चाहिए। तो अब उस कंडीशन में 15 बिलियन सेल के लिए हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन का टोटल नंबर कितना होना चाहिए, 30 बिलियन। तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी में जितनी सेल्स होंगी उन सेल से डबल अपने पास क्या होते हैं, न्यूरॉन। जो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत कंफर्टेबल या बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी कि न्यूरॉन इतने ज्यादा हो। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे सिस्टम की जो सिस्टम भले ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड ना करे, पर वो एक जनरलाइज सा कनेक्शन प्रोवाइड कर दे, एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो कि कहीं ज्यादा सेल तक पहुंच पाए या कहीं ज्यादा सेल तक उसकी अप्रोच हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपने एक स्विच ऑन किया और स्विच के ऑन करने पे कोई एक लाइट जल गई। जब वो लाइट, तो यहां जो कनेक्शन था वो कैसा था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। वहीं पर आपने एक स्विच ऑन किया, उस स्विच को ऑन करने पे मान लो एक बेल बजी, ठीक, और बेल बजी तो आपको पता चला कि हाँ भाई आपका रिसेस हुआ या ऐसा कुछ है। तो उस कंडीशन में अब ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं रहा, पर इसमें अगर आप ध्यान दें तो एक सिग्नल कहीं ज्यादा लोगों को मिल पाया, एक सिग्नल कहीं ज्यादा लोगों के पास गया, तो वो काम आपके अंदर कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि आपके अंदर
रेगुलेशन के लिए कितने सिस्टम मौजूद हैं? दो, एक है नर्वस और दूसरा एंडोक्राइन। अब देखिए, जब आप इसमें एक्सरसाइज में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें कहा जाता है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो कहते हैं क्या नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, या नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन पे डिपेंड करता है, एंडोक्राइन नर्वस पे डिपेंड करता है, या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? तो हम कहते हैं दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे? समझिएगा, आपकी नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अंदर डायंसिफिलॉन में मौजूद था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को आपने कहा कि ये मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब हुआ कि सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करना काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। और ये जो हाइपोथैलेमस है, इट इज पार्ट ऑफ एक्चुअली नर्वस सिस्टम। तो क्या नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है? हाँ। वहीं पर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन बेटा आपके अंदर रेगुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। किसने रेगुलेट किया? थायरोक्सिन हार्मोन ने। यानी कि अगर थायरोक्सिन ना हो तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एंडोक्राइन सिस्टम पे डिपेंड किया? यस। तो यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, और नर्वस सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम डिपेंड किया एंडोक्राइन पे, और एंडोक्राइन डिपेंड करेगा नर्वस पे। पर जब भी अगर बात आए कि भाई दोनों में से ज्यादा सुपीरियर कौन है, तो हम सुपीरियर मानते हैं नर्वस सिस्टम को। तो दोनों में से ज्यादा सुपीरियर कौन हुआ? नर्वस सिस्टम। अब आपको पता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बेटा काम करेगा हार्मोन्स के थ्रू। ये काम किसके थ्रू करेगा? हार्मोन्स के थ्रू। पेज नंबर 331 में हार्मोन की जो डेफिनेशन दी है, तो हार्मोन की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो हार्मोन की डेफिनेशन क्या कहती है? तो देखिए, हार्मोन पहले जो बेटा शब्द है, इस शब्द पे ध्यान देंगे। ये शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द हॉर्मीन से आया है, और हॉर्मीन वर्ड का मतलब होता है टू एक्साइट और टू स्टिमुलेट। तो हार्मोन कौन से वर्ड से आया? हॉर्मीन। हॉर्मीन वर्ड का मतलब क्या है? टू एक्साइट और टू स्टिमुलेट। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी सेल को एक्साइट कर दे, किसी सेल को स्टिमुलेट कर दे, उस सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। अब हार्मोन की आपके पास डेफिनेशन है दो। पहली एक डेफिनेशन इसकी कही जाती है क्लासिकल डेफिनेशन। तो पहली एक डेफिनेशन को आप क्या कहेंगे? क्लासिकल डेफिनेशन। तो यहां देखेंगे पहले क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है। क्लासिकल डेफिनेशन कहती है कि जो हॉर्मोन्स हैं दे आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन को सेक्रेट कौन करता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करती है। तो हार्मोन को सेक्रेट करने वाली ग्लैंड का नाम क्या हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड। पेज नंबर 102 पे आएंगे। पेज नंबर 102 पे आपको ग्लैंड्स मिलेंगी और ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन मिलेगा। क्लासिफिकेशन में आप देखो, क्या आपको यहां पर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड मिली? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़िए। देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड पाथिंग द ग्लैंड। क्या कहा एनसीईआरटी ने? तो यहां पे कहा कि ये जो हार्मोन्स है, पढ़िएगा एनसीईआरटी ने क्या कहा है। हार्मोन्स के बारे में कहा कि दे आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड। लाइन मिली कि नहीं? रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। नहीं मिली? अभी मिलाते हैं, लाओ। यहां पे ये रहा, कंपाउंड इपिथेलियम से ऊपर है। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। मिला? इसे जरा एक बार करो अंडरलाइन। कर लिया? अब जरा ध्यान देंगे। पहले यहां पे कहा क्या गया कि देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट कॉल्ड हॉर्मोन्स।
तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेटरी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या कहा? आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। अब मुझे बताएं, जब एनसीईआरटी कह रही है कि आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, तो ये कौन से फ्लूइड की बात चल रही है? ब्लड के बारे में या टिश्यू फ्लूइड? किसके बारे में बात कर रहे हैं? टिश्यू फ्लूइड के बारे में। तो यहां अंडरलाइन करके फ्लूइड के साथ लिख दो टिश्यू फ्लूइड की ये बात चल रही है। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो बेटा टिश्यू फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। अब फिर वापस से 331 पे आ जाओ। तो देखिए, आपने कहा कि जो हॉर्मोन्स हैं, ये हार्मोन बेटा सेक्रीट किससे होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो पहली बात है, जितने भी हार्मोन्स है वो सेक्रीट किसके किससे हुए? एंडोक्राइन ग्लैंड से। फिर आगे एनसीईआरटी कहते हैं कि दे आर रिलीज्ड इनटू द 331 पे क्या कहा कि किसके अंदर रिलीज हुए? 331 पे क्या कहा कि अब ये कहां पहुंचेंगे? ब्लड में। सेक्रीट कहां से हुआ? टिश्यू जो है सेक्रीट कहां से हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होने के बाद अब ये जाकर के बेटा कहां पहुंचा है? ब्लड के पास। जब ये जाके ब्लड के पास पहुंचेगा तो अब ब्लड यहां पर क्या करेगा? तो कहा कि इट इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स। अब ये ट्रांसपोर्ट कहां किया जाएगा? डिस्टेंट ऑर्गन्स के पास। यानी कि दूर जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के पास ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और फिर ये हार्मोन जाकर के क्या करेगा? तो ये हार्मोन यहां पर रेगुलेट करेगा इन ऑर्गन्स की एक्टिविटी को। तो अपन ने कहा कि रेगुलेट देयर एक्टिविटी। तो इन ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला कौन होगा? हार्मोन्स। फिर से एक बात देखिए, क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्लासिकल डेफिनेशन, फिर भी एक बार सुनेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन ने कहा कि हार्मोन वो सब्सटेंसेस हैं जो सेक्रीट कौन सी ग्लैंड से होते हैं? कौन सी ग्लैंड से सेक्रीट हुआ? रिलीज कहां होगा? ब्लड में। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड। ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा? डिस्टेंट ऑर्गन्स के पास। और इन डिस्टेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी को क्या कर देगा? चेंज। तो ऐसे सब्सटेंस को अपन यहां पे नाम क्या देंगे? हार्मोन। तो इससे क्या कहा जाएगा? हार्मोन नाम देंगे। अब देखिए, ये जो क्लासिकल डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हम लेकर के आए मॉडर्न डेफिनेशन। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये ज्यादा पूछी जाती है। तो हार्मोन की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप देखें तो हार्मोन के लिए कहा है कि हार्मोन ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर सेक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट और लार्ज। तो कहा सेक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब हुआ कम है कि ज्यादा? तो कहा कि ये सेक्रीशन क्या होगा? कम। पहली बात को समझिएगा, अगर आप जाते हैं पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट कराने और ब्लड में मान लो अगर आपको ग्लूकोज टेस्ट कराना है, तो ग्लूकोज टेस्ट के कोई 40 50 60 रुपए लगते हैं। आराम से ग्लूकोज टेस्ट हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है। टेस्ट करना मुश्किल काम नहीं है। वहीं पर अगर आप चले जाएं अपने ब्लड के अंदर कोई हार्मोन टेस्ट कराने, तो हार्मोन टेस्ट के जनरली जो चार्जेस है वो 500 रुपए के आसपास से शुरू होते हैं। इससे ऊपर जाकर के हजारों में जा सकते हैं। तो यानी कि जो सब्सटेंस ब्लड में जितना कम, उसको ढूंढने के लिए आपको उतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की जरूरत। जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक चाहिए वो उतनी ज्यादा महंगी। जब अगर महंगी होगी तो पैसे लगेंगे ज्यादा। तो पहली बात कही, क्या हार्मोन लार्ज अमाउंट में सेक्रीट होते हैं? नहीं। यानी कि हार्मोन सेक्रीट किसमें हुए? ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या हुआ? कम। क्या ये बात आपको नहीं बताती है साथ में कि हार्मोन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? अगर कोई सब्सटेंस बहुत कम अमाउंट में सेक्रीट हो रहा है, उसके बावजूद अगर वो अपना काम कर पा रहा है, बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव है या नहीं? तो पहले क्या कहा कि सेक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट। अगली बात कहा कि यहां पर जो हार्मोन है दे आर नॉन न्यूट्रिएंट। अगली बात क्या कही? कि हार्मोन क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। तो कहा कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ कि खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या आपको अपने खाने में विटामिन शामिल करने पड़ते हैं?
क्या विटामिन न्यूट्रिएंट है? यस, विटामिन न्यूट्रिएंट है। वहीं पर क्या आपको अपने फूड के अंदर मिनरल शामिल करने पड़ेंगे? यस। तो क्या मिनरल्स न्यूट्रिएंट हुए? हाँ। खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होने चाहिए? तो यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या न्यूट्रिएंट हुए? यस। पेज नंबर 256 पे फर्स्ट पैराग्राफ, 256। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, जहां पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की है, क्या यहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट का नाम मिला, प्रोटीन का नाम मिला, फैट का नाम मिला? तो मतलब क्या ये तीनों न्यूट्रिएंट हैं? फिर इसके बाद आप देखिए वाटर का नाम मिला, तो यानी वाटर को भी अपन न्यूट्रिएंट में शामिल कर सकते हैं, हालांकि आपको इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक। फिर इसके बाद क्या विटामिन का नाम मिला, क्या मिनरल्स का नाम मिला? यहां पूरे पैराग्राफ में आपको हार्मोन का नाम कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्मोन न्यूट्रिएंट नहीं है। अब समझना, हम अगर अपने बारे में, हम जैसे हमने कहा कि साहब हम हेल्दी हैं, तो क्या हमें अपने खाने में कभी थायरोक्सिन खाने की जरूरत पड़ी? क्या हमें कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ी? नहीं। तो क्या हार्मोन हमारी डाइट में होने चाहिए? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हार्मोन कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट। तो पहली बात आपने कही, हार्मोन न्यूट्रिएंट है कि नॉन न्यूट्रिएंट? तो पहली बात है, हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट। अगला आप समझिए, अगर आप कहें कि एक पर्सन जिसके अंदर मान लेते हैं कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लेट से हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसकी वजह से अगर उसको थायरोक्सिन की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, तो क्या उसके लिए थायरोक्सिन एक न्यूट्रिएंट बन गया? नहीं। कारण समझना, बॉडी थायरोक्सिन को ब्रेक डाउन करके 0 किलो कैलोरी ऑब्टेन करेगी। बॉडी को थायरोक्सिन के ब्रेकडाउन से एनर्जी कितने मिलने वाली है? 0। बॉडी को थायरोक्सिन के ब्रेकडाउन से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो क्या इस केस में भी हार्मोन न्यूट्रिएंट बन जाता है? नहीं। तो हार्मोन हमेशा कैसा रहेगा? नॉन न्यूट्रिएंट। तो पहला आपने कहा सेक्रेट किसके अंदर हुआ? ट्रेस अमाउंट में। अगली बात आपने कहा न्यूट्रिएंट है कि नॉन न्यूट्रिएंट? नॉन न्यूट्रिएंट। अगला पढ़ेंगे, क्या ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है या इंट्रा? तो कैसा है? इंटरसेलुलर मैसेंजर। दो सेल के बीच में या एक सेल के अंदर? दो सेल के बीच में। तो आपने क्या कहा कि हार्मोन क्या होता है? इंटरसेलुलर मैसेंजर है। समझिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहां से बेटा एक हार्मोन आया टीएसएच। कौन सा हार्मोन आया? ये टीएसएच काम करता है थायराइड पर। टीएसएच कहां काम कर रहा है? थायराइड ग्लैंड पर काम कर रहा है। जब अगर ये थायराइड पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि टीएसएच यहां पर पिट्यूटरी और थायराइड के बीच में मैसेंजर है कि नहीं? ये जो टीएसएच है, ये टीएसएच क्या है? केमिकल है। टीएसएच है क्या? केमिकल। और ये जो केमिकल है एंटीरियर पिट्यूटरी के सिग्नल को कहां पहुंचा रहा है? थायराइड के पास। जब अगर ये एक सेल से सिग्नल दूसरी सेल के पास पहुंचा रहा है, तो उस केस में क्या इंटरसेलुलर मैसेंजर हुआ? यस। तो हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर कितने पॉइंट हैं? 3। पहला पॉइंट कहता है सेक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट। दूसरा का न्यूट्रिएंट है कि नॉन न्यूट्रिएंट? नॉन। फिर अगली बात कही कि जो हार्मोन्स हैं, क्या ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है या इंट्रा? तो क्या कहा? इंटरसेलुलर मैसेंजर। तो यानी कि अब जो डेफिनेशन मानी जाती है, वो अपन कौन सी मानते हैं? मॉडर्न डेफिनेशन। अब समझो क्लासिकल डेफिनेशन क्यों नहीं मानते हैं। पहला, क्लासिकल डेफिनेशन ने आपसे कहा कि जो हॉर्मोन्स हैं दे आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। तो अब देखें, क्या सारे हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से ही आते हैं? नहीं। फॉर एग्जांपल इरेथ्रोपोइटिन आया था किडनी से। क्या किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड है? नहीं। एएनएफ आया हार्ट से। क्या हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है? नहीं। तो अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन को माने, तो क्या इन मॉलिक्यूल को शामिल किया जाएगा? नहीं। जब इन्हें शामिल नहीं कर सकते तो हमने इसे नहीं माना। अगला पढ़िए, क्लासिकल डेफिनेशन ने कहा था कि जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनसे सेक्रेटेड हार्मोन रिलीज कहां किए जाते हैं? ब्लड में। क्या सारे हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं? नहीं।
हार्मोन डायरेक्टली रिलीज कहां होता है? टिश्यू फ्लूइड में। रिलीज कहां हुआ? टिश्यू फ्लूइड में। मोर ओवर, आप समझिए हार्मोन तीन तरीके के होते हैं। पहले टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब हुआ एक सेल से ने एक सब्सटेंस बनाया और ये खुद उसी सेल को या आसपास लोकेटेड उसकी ही जैसी सेल्स को रेगुलेट करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन कहते हैं। फिर अगला आता है पैराक्राइन। पैराक्राइन में एक सेल ने सब्सटेंस बनाया, ये उसके आसपास लोकेटेड दूसरी सेल्स को रेगुलेट कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पैराक्राइन कहते हैं। इन दोनों कंडीशंस में ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कभी ब्लड के अंदर नहीं जाते, ये केवल आसपास सेल टू सेल कम्युनिकेशन के थ्रू चले जाते हैं। तो इनको अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन माने तो क्लासिकल डेफिनेशन के हिसाब से आप हार्मोन में शामिल नहीं कर सकते, जबकि अगर आप मॉडर्न डेफिनेशन मानते हैं तो आप इन्हें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरसेलुलर मैसेंजर का ही तो काम कर रहे हैं। तो आपने कहा पहली कमी क्या? कि सारे हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं आते। दूसरा देखिए, क्या ये ब्लड के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं? नहीं, हमेशा ब्लड के अंदर रिलीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम क्लासिकल डेफिनेशन को मानते नहीं है, हम मानते किसे हैं? मॉडर्न डेफिनेशन को माना जाता है। तो अपन कौन डेफिनेशन मानते हैं बेटा? मॉडर्न डेफिनेशन मानी जाती है। एक बार इसे लिखें, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं पेज 332 के बारे में। हाँ, वो अल्टीमेटली तो ब्लड में जाएगा, पर पहले डायरेक्टली रिलीज कहां होगा? टिश्यू फ्लूइड में। डायरेक्टली रिलीज कहां हुआ? टिश्यू फ्लूइड में। उसके बाद ये पहुंचेगा ब्लड में। कहा? जहां पे काम करेगा वहां भी ब्लड से पहले टिश्यू फ्लूइड में, फिर उसके बाद ऑर्गन के पास। चलो, अब जरा 332 पे देखें। सबसे पहले एक बात देखेंगे अपन, डायग्राम। डायग्राम में आप देखिए, क्या आपको हाइपोथैलेमस दिखा? पीनियल दिखाई दिया? पिट्यूटरी दिखा? हेड वाले रीजन में ग्लैंड कितनी है? तीन। कौन कौन? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। ये तीन ग्लैंड हेड वाले रीजन में। नेक वाले रीजन में थायराइड दिखा? पैराथायराइड। फिर इसके बाद अब आप आ जाओ थोरेक्स वाले पार्ट में। क्या थाइमस दिखा? एब्डोमिनल कैविटी में अपर पार्ट के अंदर पेनक्रियास दिखा? पेनक्रियास के बाद किडनी के ऊपर एड्रिनल दिखा? फिर इसके बाद मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। मेल के अंदर टेस्टिस जबकि फीमेल में ओवरी। तो ये आपने कहा कि ये सारी ग्लैंड्स हमारे अंदर मौजूद है। अब जरा एक बार टेक्स्ट पढ़ना शुरू करो। टेक्स्ट में देखो, एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमन के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर किस किस को शामिल करते हैं? तो क्या इस लिस्ट में पिट्यूटरी है? पढ़ते जाएंगे। पिट्यूटरी है ना? पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, हाइपोथैलेमस नहीं है। यस नहीं करना है। हाइपोथैलेमस नहीं है। तो ध्यान रखना, क्या इस लिस्ट के अंदर हाइपोथैलेमस शामिल किया? नहीं, इस वाली लिस्ट के अंदर हाइपोथैलेमस को भी इंक्लूड नहीं किया है। फिर आप आगे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, इनके अलावा कुछ और भी ऑर्गन हैं जिनके अंदर डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं या एंडोक्राइन टिश्यू है। इस वाली लिस्ट के अंदर देखो लिवर दिया है। पहले क्या दिया? लिवर। लिवर के साथ एक एरो लगा के लिख दो ग्रोथ फैक्टर। लिवर से क्या आता है? ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि एनसीईआरटी आगे अब लिवर के बारे में कहीं बात नहीं करेगी। तो लिवर से क्या आते हैं? ग्रोथ फैक्टर। बेटा कोई ग्रोथ फैक्टर याद है? कोई नहीं याद? एनसीईआरटी ने कहीं कुछ नाम लिया हो?
बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 12वीं करके आए हो ना? नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पढ़ेगी नहीं? आईजीएफ पढ़ा है ना? तो यहां जब ग्रोथ फैक्टर की आप बात कर रहे हैं तो एक्चुअली बात किसकी चल रही है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की। फिर देखो, हार्ट के जो है लिवर के बाद फिर क्या यहाँ पे किडनी दिया है, हार्ट दिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ध्यान देंगे, किडनी से कौन सा हार्मोन आया? एरिथ्रोपोइटिन। हार्ट से कौन आया? एएनएफ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कुल मिला के 4 हार्मोन आते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब देखिए, एनसीईआरटी सबसे पहले शुरू कहां से करती है? हाइपोथैलेमस। लास्ट की लाइन में आप पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस से ऊपर पहले पढ़ना, लास्ट की लाइन में आप पढ़िए, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो, लास्ट वाली लाइन में पढ़ो ना, वहां जाके हाइपोथैलेमस का नाम लिखा है। तो लास्ट में कहा है हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये कहां दिया है? यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस है ना। तो क्या हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल करेंगे? नहीं। ध्यान दें, क्या हाइपोथैलेमस को एनसीईआरटी ने एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल किया है? नहीं। तो हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हाइपोथैलेमस बेसिकली पार्ट किसका है? ब्रेन का। तो ब्रेन का पार्ट होने की वजह से हाइपोथैलेमस को आपने यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया। अब देखो, इसमें सबसे पहले बात आती है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो अब यहां से अपना समझने वाला पार्ट होता है स्टार्ट। हाइपोथैलेमस में कहा कि हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? तो कहा कि हाइपोथैलेमस है बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन। किसका बेसल पार्ट बेटा? डायंसिफिलॉन। ध्यान दें, क्या नर्वस सिस्टम के अंदर एनसीईआरटी ने इस टर्म का यूज किया था? हाँ या नहीं? नो। पूरे चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी कहीं भी डायंसिफिलॉन का नाम नहीं लिखती। ये जो डायंसिफिलॉन है, इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? 2, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के क्या कहा? डायंसिफिलॉन। क्या एनसीईआरटी ने डायंसिफिलॉन का नाम न्यूरल कंट्रोल चैप्टर में लिखा? नहीं, पर यहां पे नाम लिखा है। तो अपन ने कहा कि बेसल पार्ट किसका बनाता है? डायंसिफिलॉन का बेसल पार्ट बनाता है। अब आप ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस के बारे में आपने कहा था कि हाइपोथैलेमस में एक तो कई सारे सेंटर्स पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या मौजूद था? कई सारे सेंटर्स यहां पाए जा रहे थे। अब जो सेंटर्स पाए जा रहे थे, क्या उसके अंदर हमने थर्मोरेगुलेशन की बात की? थर्मोरेगुलेशन की बात करी ना? हंगर सेंटर था, थर्स्ट सेंटर, ऑस्मो रिसेप्टर, यानी कि सारे फंक्शन कैसे हो गए? नर्वस। फिर यहां पर आपने कहा कि एक तो कई सारे सेंटर पाए जा रहे हैं, दूसरा इसमें कहा कि यहां पे पाया जा रहा था ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो बेटा क्या मौजूद था? ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल यहां पाया जा रहा था। तो आपने कहा कि मौजूद है ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल। ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप यहां पर पाया जा रहा है, इस न्यूरो सेक्रेटरी सेल के ग्रुप को अपन ने यहां बेटा नाम क्या दिया? न्यूक्लियाई। इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियाई कहा। समझिएगा, न्यूरो सेक्रेटरी का मतलब हुआ ऐसे न्यूरॉन जिनसे हार्मोन सेक्रेट होते हो, तो उनको अपन क्या कहेंगे? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। सेल फंडामेंटली कैसी है? न्यूरल। तो इसीलिए आपने कहा न्यूरो, क्योंकि सेल से आ रहा है हार्मोन, तो इसलिए आपने कहा सेक्रेटरी। तो कुल मिला के सेल को क्या कहा? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल का जो ग्रुप होता है, इसको नाम क्या दिया? न्यूक्लियाई नाम देते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे, ये जो न्यूक्लियाई हैं, यहां पे आपने कहा कि इनसे आने वाले हार्मोन, और हार्मोन आएंगे 2 तरह के। कितने तरीके के हार्मोन? 2। पहला हार्मोन जो कि रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। पहला जो कि हार्मोन रेगुलेट किसे करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपने कहा कि पहले वो हार्मोन जो कि रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और दूसरी तरफ वो हार्मोन विच विल बी स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वो हार्मोन जिनको स्टोर किया जाता है
और रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज कर रहा है बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपने कहा कि दूसरे वो हार्मोन हुए जिनको स्टोर और रिलीज कौन करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर और रिलीज करती है। पहला आपने कहा कि वो हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। अब यहां समझेंगे 333 पर आप देखो एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के अंदर हाइपोथैलेमस दिखा आपको, यहां से एक स्टॉक यानी कि इनफंडिबुलम दिखा। ये जो इनफंडिबुलम है, इसके बाद आपको पिट्यूटरी में यहां पर आगे की तरफ एक लोब दिखाई दिया, यह हुआ एंटीरियर। और ये जो एंटीरियर लोब है, इसी एंटीरियर लोब के साथ मर्ज्ड यहां पे होता है इंटरमीडिएट लोब। कौन सा लोब मर्ज्ड होगा? इंटरमीडिएट, अभी बात करेंगे। और यहां पर पीछे की तरफ वाला पार्ट आपको दिखाई दिया कि ये हो गया इसका पोस्टीरियर लोब। तो अब यहां देखिए, आपको दो तरह के न्यूरॉन दिखाए। पहला आपसे कहा कि यहां पर ये एक न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है ये इसका एक्सॉन है, और ये इसकी एक्सॉन एंडिंग, ये बनी साइनेप्टिक वेसिकल। यहां पर एक हार्मोन एक आर्टरी आई, आर्टरी ने यहां आकर के बच्चे कैपिलरी बनाई। फिर क्या हुआ कि अब ये कैपिलरी ने कंबाइन किया, और कैपिलरी कंबाइन करके यहां से बनी ये पोर्टल वेन, जो कि यहां जाकर के फिर से कैपिलरी बनाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और फिर यहां से ये ब्लड लेकर के बाहर चली जाती है। तो आपने कहा कि यहां पर इधर इसके पास हार्मोन आया, यह हार्मोन रिलीज कहां से हुआ? इस वाले न्यूरॉन से। और यही जो हार्मोन है, ये अब निकल करके कहा गया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। वहीं पर आप देखिए, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसके लिए आपने देखा कि यहां एक एक्सॉन बनाया, ये जो एक्सॉन यहां पर बनाया, सॉरी, ये जो न्यूरॉन बनाया, इस न्यूरॉन से जो एक्सॉन निकला, ये एक्सॉन डायरेक्ट करके कहां पहुंचा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर जाकर के वहां अपनी एक्सॉन एंडिंग बनाई। तो मतलब यहां पर आपको न्यूरॉन कितनी तरह के दिख रहे हैं? दो। हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूरॉन हैं। पहले वो न्यूरॉन जो कि टोटली केवल हाइपोथैलेमस में ही मौजूद हैं। दूसरा वो न्यूरॉन जिसका साइटोन तो हाइपोथैलेमस में है, पर एक्सॉन काफी लंबा है, और एक्सॉन एंडिंग कहां है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर मौजूद है। तो आपको यहां न्यूरॉन कितनी तरह के दिखे? दो तरह के न्यूरॉन आपको दिखाई देते हैं। आप देखिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाला है। तो इस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड या एक्सॉन? हार्मोन को ट्रांसपोर्ट किसने किया? और बताएंगे जरा, यहां जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? और ये कौन सा पोर्टल सिस्टम है? हाइपोफाइजियल। ये कौन सा पोर्टल सिस्टम है? हाइपोफाइजियल। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस को किससे जोड़ता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्या मैं यहां पर अब कह सकता हूं कि ये जो हार्मोन है, दीज हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय पोर्टल सिस्टम, या अपन कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन है, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। तो इन्हें ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा? ब्लड। वहीं पर आप देखिए, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी, भाई यहां से लेके यहां तक पूरा न्यूरॉन मौजूद है। अगर पूरा न्यूरॉन पाया जा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर से वर्ड सुनना, मैंने सेंटेंस कहा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या हम ये बात एंटीरियर के लिए कह सकते हैं? नहीं। एंटीरियर के लिए हम कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर से सुनना दोनों सेंटेंस, एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सही या गलत? दूसरा सेंटेंस, आपने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि यहां डायरेक्टली न्यूरॉन आ रहा है। तो अब आपने कहा कि यहां जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसके बारे में कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी
is under direct neural control of hypothalamus, is under direct neural control of हाइपोथैलेमस, यानी कि इसका पूरा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास ही है। अब यहां देखिए, इधर वो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाले हैं, तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, दिस एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये हार्मोनल कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के, इसीलिए तो आपने हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाले हार्मोन बच्चे होते हैं दो तरह के। पहले टाइप के हार्मोन इसके अंदर कहे जाते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो पहले टाइप के हार्मोन्स को अपन क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। देखो क्या एनसीईआरटी ने जीएनआरएच का नाम लिया है? मिला जीएनआरएच? बोलो जरा पूरा नाम। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जीएनआरएच का नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम है। तो ये हो गया जीएनआरएच या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब समझेंगे इसके बारे में। पहले आप समझिए यहां पर गोनेडोट्रोपिन वर्ड का मतलब क्या है। तो इसके अंदर अगर देखें तो पहला वर्ड क्या आता है बेटा? गोनेड। गोनेड का मतलब हुआ मेल में टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। दूसरा वर्ड इसके अंदर क्या आया? ट्रोफिन। ट्रोफिन वर्ड आपका आया है ट्रॉफिक वर्ड से। कहां से आया? ट्रॉफिक। और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ हमने सुने हैं ना। तो ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन। समझिएगा, जब ये जीएनआरएच पहुंचेगा तो जीएनआरएच के पहुंचने पर जो हार्मोन सेक्रीट होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो हार्मोन कहे जाते हैं गोनेडोट्रोफिन। क्या कहे जाते हैं? गोनेडोट्रोफिन। उन्हें गोनेडोट्रोफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जाने पर गोनेड्स के अंदर ग्रोथ होती है, गोनेड्स का डेवलपमेंट होता है। तो गोनेड का एक तरीके से अपन क्या गोनेड की हेल्थ को बढ़ाते हैं, गोनेड के अंदर ग्रोथ करा रहे हैं, डेवलपमेंट करा रहे हैं। इसीलिए उन हार्मोन्स को अपन क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है। अब यहां पर जो जीएनआरएच है ये स्टिमुलेट करेगा सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन को, स्टिमुलेट किया सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन। तो हमने कहा कि इसने गोनेडोट्रोफिन के रिलीज को या गोनेडोट्रोफिन के सेक्रीशन को क्या किया बेटा? स्टिमुलेट किया। तो अपन ने कहा इसने सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन को क्या किया है? स्टिमुलेट। तो सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन को बढ़ाने वाला हार्मोन आपके पास कौन है यहां पर? जीएनआरएच। तो पहला हार्मोन कौन हुआ? जीएनआरएच। वहीं पर आप देखिए रिलीजिंग के बाद दूसरे टाइप के हार्मोन आपको कौन से दिए? इनहिबिटिंग। अगली टाइप का हार्मोन कौन सा बताया? इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब हुआ वो हार्मोन जो कि जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन के सेक्रीशन को इनहिबिट करता हो, रोक देता हो। तो उस रोकने वाले हार्मोन को आप क्या कहेंगे? इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है इसके अंदर बेटा सबसे पहला आप यहां पर जो एनसीईआरटी ने नाम लिया है, आप देखो जीएचआईएच का नाम लिया है। किसका नाम है? जीएचआईएच। पूरा नाम है सोमैटोस्टेटिन। पूरा नाम दूसरा क्या होता है? सोमैटोस्टेटिन। समझिएगा, जीएचआईएच का पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। पूरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम क्या दिया? सोमैटोस्टेटिन। टर्म को समझेंगे। सोमैटो वर्ड का मतलब बॉडी हुआ कि नहीं? सोमैटो वर्ड का मतलब क्या हुआ? बॉडी। या सोमैटो वर्ड का मतलब क्या हुआ? सोमैटिक सेल्स।
अगला वर्ड यहां कौन सा आया? स्टैटिन। स्टैटिन शब्द कहां से आया? स्टैटिक वर्ड से। स्टैटिक मतलब चलना या रुक जाना? रुक जाना। यानी कि वो हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन को रोक देता हो, उस हार्मोन को क्या कहा है? सोमैटोस्टैटिन कहा। तो एनसीईआरटी ने रिलीजिंग हार्मोन के एग्जांपल में क्या लिया? जीएनआरएच। इनहिबिटिंग में कौन लिया? जीएचआईएच। बोलो रिलीजिंग का एग्जांपल और इनहिबिटिंग का। रिलीजिंग का एग्जांपल क्या लिया? जीएनआरएच। इनहिबिटिंग में जीएचआरएच। समझिएगा। अब एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि टर्म्स अपने को समझनी है, एक बात और करेंगे। वहां पे जो हार्मोन है जीएचआईएच, इसके अपोजिट काम करने वाला जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन को नाम दिया जाता है जीएचआरएच। क्या नाम होता है? जीएचआरएच। बताओ फुल फॉर्म क्या होगी? पूरा नाम? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। बोलो पूरा नाम। पूरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है, इसको नाम मिलता है बेटा सोमैटोक्राइनिन। इसको क्या नाम दिया आपने? सोमैटोक्राइनिन कहा। तो ये जो हार्मोन है, इसको आपने नाम क्या दिया है? सोमैटोक्राइनिन नाम दिया। तो आपने कहा एक तरफ आपके पास कौन हुआ? सोमैटोस्टैटिन, जो ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन को रोक देता है। वहीं पर आपके पास दूसरा हार्मोन है जीएचआरएच, जिसको आपने नाम क्या दिया है? सोमैटोक्राइनिन। यहां भी आप अगर शब्दों को समझें, तो पहला वर्ड कौन सा आया है? सोमैटो, मतलब कि बॉडी। अगला वर्ड आया क्राइनिन। अब देखो, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो क्राइन वर्ड का मतलब क्या होता है? सेक्रीशन। तो सोमैटोक्राइनिन वो हार्मोन हुआ जो कि ग्रोथ हार्मोन को क्या कराता हो? सेक्रीट कराता हो। उसको नाम क्या दिया? सोमैटोक्राइनिन। जबकि सोमैटोस्टैटिन नाम किसे दिया जाता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को नाम मिलता है सोमैटोस्टैटिन। क्या पहले इतनी बात समझ में आई? अब एक बात ध्यान देंगे। अगर बेटा ये जीएचआईएच और जीएचआरएच एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं कि सिमिलर? जब अगर दो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हो, तो इनके बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलते हैं? अगर हार्मोन काम करें अपोजिट, तो ये कैसे? एंटागोनिस्टिक। अगर हार्मोन का काम हो सिमिलर, या अगर ये हार्मोन एक दूसरे के फंक्शन को कंप्लीमेंट करते हो, तो हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक। तो क्या कहते हैं? सिनर्जिस्टिक। समान काम करने वालों को क्या कहेंगे? और विपरीत काम करे तो? अपोजिट काम करने वालों को एंटागोनिस्टिक, सिमिलर काम करने वालों को सिनर्जिस्टिक। तो जीएचआईएच और जीएचआरएच एंटागोनिस्टिक की सिनर्जिस्टिक? एंटागोनिस्टिक। अब देखिए, अगर बेटा जीएचआईएच का एंटागोनिस्टिक जीएचआरएच होता है, तो इसका मतलब हुआ कि भले एनसीईआरटी ने ही है, पर जीएनआरएच का अपोजिट एक जीएनआईएच भी होना चाहिए। भाई इसका अपोजिट एक जीएनआईएच भी होना चाहिए, पर होता नहीं है। समझिएगा क्यों नहीं होता। यहां पे हम अगर ध्यान दें, तो जो हम अगर नेचर के बारे में बात करें, तो हमारी नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट, या नेचर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। ठीक? कि जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहे, नेचर के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी दूसरी चीज नहीं है। समझेंगे? ये जो तीनों हार्मोन हैं, ये बेटा प्रोटीन हार्मोन है। तीनों क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन हार्मोन है, तो ऑब्वियसली इनको कोड करने वाला कोई ना कोई जीन भी होगा। अगर जीन होगा तो उसमें म्यूटेशन की संभावना भी है। अगर मान लो म्यूटेशन हुआ भी, तो यहां पे अगर म्यूटेशन हुआ, तो आप जानते हैं जाइगेंटिज्म हो जाएगा। अगर यहां मान लो म्यूटेशन हुआ, इसने ज्यादा कम काम करना शुरू किया, तो ज्यादा से ज्यादा ड्वार्फिज्म होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर इसके अपोजिट कोई हार्मोन बना देता जीएनआईएच, और जीएनआईएच कहीं अगर काम करने लगे पॉपुलेशन के अंदर, तो जीएनआईएच के काम करने पे तो रिप्रोडक्शन खत्म ना। क्योंकि पूरे गोनेट्स को रेगुलेट करने वाला कौन है? जीएनआरएच है। अगर इसके अपोजिट जीएनआईएच हो और वो कहीं अपना काम करने लगे ज्यादा, तो उसके काम करने पे रिप्रोडक्शन क्या हुआ?
बंद। तो जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज है वो अब रह पाएगा कि नहीं? क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज नहीं रहेगा, इसीलिए नेचर ने जानबूझ करके जीएनआरएच के अपोजिट कोई भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं किया। तो हमने कहा रिलीजिंग हार्मोन में एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल लिया वो किसका एग्जांपल लिया बेटा? जीएनआरएच का। और इनहिबिटिंग हार्मोन में एग्जांपल किसका लिया? जीएचआईएच। यहां देखें वो हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। ये हार्मोन में दो आ जाते हैं। पहला हार्मोन आता है एडीएच। पहला हार्मोन कौन सा आया? एडीएच। बोलो एडीएच का पूरा नाम? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता हो, डायूरेसिस को रोक देता हो या यूरिन वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे, उसको आप क्या कहेंगे? एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन। क्या हम जानते हैं एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है? एडीएच के बाद दूसरा हार्मोन यहां जाता है ऑक्सीटोसिन। तो दूसरा हार्मोन कौन आ गया? ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, जबकि वहीं पर एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाले हार्मोन दो तरह के हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। ये वाली बात समझ में आई? हाइपोथैलेमस वाला पैराग्राफ पढ़ो एक बार। बेसल पार्ट मतलब हुआ डायंसेफेलॉन का नीचे वाला पार्ट। तो हमने कब पढ़ा पिट्यूटरी ब्रेन का पार्ट? नहीं, अटैच है, अटैच होना बात अलग है, पर पिट्यूटरी ब्रेन का पार्ट नहीं है। भाई पीनियल है, पीनियल को भी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में काउंट किया ना। तो हाइपोथैलेमस प्रॉपरली ब्रेन का पार्ट है, इसीलिए आपने एंडोक्राइन ग्लैंड में काउंट नहीं किया। कहां किया एनसीईआरटी ने काउंट? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, क्या आगे बढ़ जाए? इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखें बेटा, आगे अब जो आपको बात करनी है, अगली ग्लैंड का नाम आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ बेटा, एक मिनट बताएं। किसका? पोर्टल। ये अपन ने जब सर्कुलेशन की बात कर रहे थे ना, तो सर्कुलेशन के टाइम हमने पोर्टल सिस्टम की बात की थी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हमने कहा था कि इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब फूड है उसको लिवर तक पहुंचाना किसका काम है? पोर्टल सिस्टम का। यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आए, इन हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचाना है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचाना काम किसका होगा? पोर्टल सिस्टम का। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो कुछ सब्सटेंसेस को डायरेक्टली एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पहुंचाता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, वार्तालाप बंद करके। तो फिर देखो, अपन ने कहा कि अब एनसीईआरटी बात करती है पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी के बारे में सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, पिट्यूटरी एक बोनी कैविटी के अंदर है।
और इस बोनी कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी कौन सी बोनी कैविटी के अंदर? सेला टर्सिका। अब बताओ, ये जो सेला टर्सिका है ये कौन सी बोन के अंदर पाई जाती है? स्फिनॉइड बोन। सेला टर्सिका कौन सी बोन के अंदर है बेटा? स्फिनॉइड बोन में पाई जाती है। तो स्फिनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी है जिसका नाम है सेला टर्सिका, और सेला टर्सिका में लोकेटेड कौन है? पिट्यूटरी। आगे आप देखें, एनसीईआरटी कहती है कि एनाटॉमिकली हम पिट्यूटरी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो। एनाटॉमिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो। बोलो, दो के तीन। कितने पार्ट? दो। एक पार्ट का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। एक पार्ट का नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस नाम है। तो एक पार्ट को नाम दिया है आपने एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे का नाम, तो एनाटॉमिकली पिट्यूटरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर। ये कौन हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी। जबकि वहीं पर न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब क्या हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के लोब कितने हो गए? दो। अब ये जो दो लोब हैं इनमें से एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट के फ्यूजन से बनता है। पहला होगा इसके अंदर पार्स डिस्टेलिस। पहला कौन है? पार्स डिस्टेलिस। तो इसके अंदर पहला पार्ट आता है पार्स डिस्टेलिस, और दूसरे पार्ट का नाम है पार्स इंटरमीडिया। तो दूसरा पार्ट कौन हुआ? पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया जब जाकर के पार्स डिस्टेलिस में मर्ज हो जाता है, तो मर्ज होने के बाद अब क्या बनता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी कि आप समझिएगा, यहां एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये बेटा यहां तक का पार्ट है। ये इतना पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी में ये जो पार्ट है इसका नाम है पार्स डिस्टेलिस। तो ये क्या हुआ? पार्स डिस्टेलिस है। ये वाला पार्ट पार्स इंटरमीडिया है। पार्स इंटरमीडिया जाकर के पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज हुआ, और इन दोनों पार्ट्स को मिला करके हमने नाम क्या दिया है? एडिनो हाइपोफाइसिस। या दोनों को मिला करके ही हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी। वहीं पर ये जो पीछे वाला पार्ट है यहां पर केवल एक पार्ट होता है, और ये पार्ट क्या कहा जाता है? पार्स नर्वोसा। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा कहा जाता है। तो इस वाले पार्ट को अपन ने नाम क्या दिया? पार्स नर्वोसा। यानी कि समझिए, लोअर एनिमल्स के अंदर या लोअर वर्टिब्रेट्स में पिट्यूटरी में तीन लोब होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर का नाम है पार्स डिस्टेलिस, मिडिल का नाम है पार्स इंटरमीडिया, और पोस्टीरियर का नाम है पार्स नर्वोसा। तो लोअर वर्टिब्रेट में पिट्यूटरी में कितने लोब? तीन। एंटीरियर का नाम पार्स डिस्टेलिस, मिडिल का नाम, और पोस्टीरियर पर हायर मैमल्स के अंदर जैसे हम ह्यूमंस में अगर बात करते हैं तो क्या हुआ? पार्स इंटरमीडिया जाकर के ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस के अंदर मर्ज हो गई। जब मर्ज हो गई तब आपके पास पार्ट कितने बचे? दो। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब आपने कहा कि ये तो हुआ साहब की पिट्यूटरी के पार्ट कितने हैं। अब आप देखिए, यहां पर जो पीछे की तरफ वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को आपने कहा कि यह है पार्स नर्वोसा, और ये जो पार्स नर्वोसा वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पार्स नर्वोसा वाले पार्ट को आपने क्या कह दिया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपने कहा। नाउ जो पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से किससे जुड़ी है? देखो एनसीईआरटी ने स्टॉक लिखा है कि नहीं? किससे जुड़ा है? स्टॉक से। ये जो स्टॉक है इसका नाम है इनफंडिबुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने कहा कि ये क्या है? एक स्टॉक है। और ये स्टॉक किस किस को जोड़ता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ने वाला ये स्टॉक कहा जाता है इनफंडिबुलम। क्या नाम देते हैं बच्चे इसे? इनफंडिबुलम कहा जाता है। तो ये स्टॉक का नाम क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम।
अब यहां बात आती है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहां से हार्मोन सेक्रीट होंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में आपने कहा कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज करती है, सिंथेसाइज करने का मतलब है बनाना, और सेक्रीट करती है हार्मोन्स को। ये यहां पे क्या करेगी, सिंथेसाइज और सेक्रीट करेगी हार्मोन्स को। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनके नाम हम एक बार देखते हैं कि कौन से हार्मोन हैं। एनसीईआरटी ने तो रैंडमली सारे दे रखे हैं, हम कोशिश करेंगे चीजें थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज करने की। पहला देखो आपको क्या दिया, ग्रोथ हार्मोन। पहला कौन हो गया, ग्रोथ हार्मोन। बोलो, ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमैटोट्रोपिन। क्या नाम होता है, सोमैटोट्रोपिन। अब जरा फिर से आप नाम पर ध्यान देंगे, कौन कौन से नाम दिए गए। तो आपने कहा ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन। देखो, चाहे सोमैटोट्रोपिन कहें या आप सोमैटोट्रोफिन कह दें, दोनों बातें सेम है। यानी कि चाहे आप कहो इसे सोमैटोट्रोपिन तो भी सही है, अगर मैं बजाय सोमैटोट्रोपिन के अगर मैं इसे सोमैटोट्रोफिन लिख दूं तब भी ये बात सही है। दोनों में से कोई भी वर्ड गलत नहीं है। इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है और सोमैटोट्रोफिन भी कहा जाता है। अब नाम पर ध्यान देंगे, जब मैं कहता हूं सोमैटोट्रोपिन तो ये किसका नाम है, सोमैटोट्रोपिन किसका नाम है, ग्रोथ हार्मोन। मैंने कहा सोमैटोक्राइनिन, क्राइनिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो सोमैटोट्रोपिन किसका नाम, सोमैटोट्रोपिन किसका नाम, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन नाम किसका है, ग्रोथ हार्मोन का। सोमैटोट्रोपिन के बाद सोमैटोक्राइनिन कौन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और सोमैटोस्टैटिन कौन, सिंपली अपन कर लेते हैं, सोमैटोट्रोपिन किसका नाम है, जीएच, सोमैटोक्राइनिन जीएच आरएच, और सोमैटोस्टैटिन जीएच आईएच। कहां है एनसीईआरटी, वाह गजब, मतलब तुमने एकदम विलक्षण प्रतिभा पाई है कि तुम आराम से ऐसे सुन सुन के बस सीखे जा रहे हो। आज भूल गए, फिर से ध्यान दें। बोलो, जीएचआरएच का नाम, जीएचआरएच का नाम क्या होता है, सोमैटोक्राइनिन। जीएचआईएच का नाम, और जीएच का नाम, जीएच का नाम क्या है, जीएचआरएच, और जीएचआईएच। तो यहां पे हार्मोन कितने हुए, तीन। सोमैटोट्रोपिन कहां से आता है, पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस, सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोक्राइनिन हाइपोथैलेमस। ठीक, तो अपन ने कहा कि यहां पर पहला हार्मोन कौन हुआ, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद अगला आप ले लो यहां पर टीएसएच। अगला हार्मोन कौन हो गया, टीएसएच। ये जो टीएसएच है, इसका पूरा नाम क्या है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पूरा नाम हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या कहा गया, टीएसएच। टीएसएच के बाद अब आप ले सकते हैं एसीटीएच। अगला क्या ले लो, एसीटीएच। एसीटीएच का नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये कौन सा हो गया, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। ऑब्वियस सी बात है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट करेगा कि मेडुला, कॉर्टेक्स या मेडुला, नाम में पढ़ो। एड्रीनो मतलब एड्रीनल, कॉर्टिको मतलब कॉर्टिकल। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करने वाला कौन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच के बाद फिर यहां पे अगला आ जाता है आपके पास एमएसएच, या एमएसएच अभी लेंगे थोड़ी देर में। अपन यहां पे अभी ले लेते हैं जैसे प्रोलैक्टिन। तो अपन ने कहा कि यहां पर अभी हम ले लेते हैं पीआरएल।
पीआरएल किसका नाम है? प्रोलैक्टिन का। तो पीआरएल कौन हुआ? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के बाद फिर हमने कहा कि मान लो अभी चलो अब ले लेते हैं एमएसएच। एमएसएच का पूरा नाम क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एमएसएच का नाम हुआ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या कहा जाता है? एमएसएच, या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ। एमएसएच के बाद फिर यहां आ जाता है आपका एफएसएच। कौन आया? एफएसएच। ये जो एफएसएच है इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब इसका पूरा नाम क्या हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एफएसएच के बाद अब एक लास्ट आ जाता है एलएच। तो अगला कौन आया? एलएच। और एलएच का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या आपको पता है कि एलएच का एक और नाम आईसीएसएच भी होता है? तो एलएच का एक और नाम क्या हुआ? आईसीएसएच। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और नाम होता है आईसीएसएच। आईसीएसएच का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इधर ये जो एमएसएच है, एमएसएच कहां से आता है? पार्स इंटरमीडिया से। तो एमएसएच के पार्स इंटरमीडिया से आने की वजह से एमएसएच का एक और नाम इंटरमीडिन भी होता है। तो एमएसएच का एक और नाम क्या है? इंटरमीडिन भी इसे कहा जाता है। तो एमएसएच का नाम क्या रहेगा? इंटरमीडिन। टोटल कितने हार्मोन हुए? 7। अब ये सातों हार्मोन कहां से आ रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। याद रखने के लिए एक शॉर्टकट कि 7 हार्मोन होते कौन से हैं, तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं कि आप एक वर्ड बना लो, फ्लैट पिग, यानी कि चपटा सुअर। ठीक? तो वर्ड क्या है? फ्लैट पिग। अब जरा ध्यान दो। एफ फॉर, एल फॉर, ए फॉर ACTH ना, टी फॉर TSH, पी फॉर प्रोलैक्टिन, आई फॉर इंटरमीडिन, आई फॉर इंटरमीडिन किसका नाम था? एमएसएच का। और जी फॉर ग्रोथ हार्मोन। तो पहले एफ फॉर कौन हुआ? एफएसएच। एल फॉर एलएच, ए फॉर एसीटीएच, टी फॉर टीएसएच, पी फॉर प्रोलैक्टिन, आई फॉर इंटरमीडिन और जी फॉर ग्रोथ हार्मोन। तो टोटल ये 7 हार्मोन कहां से आए? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जल्दी से इसको लिखेंगे फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि ये हार्मोन करते क्या क्या है। अच्छा भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अपने को पता ना कि यहां पे हार्मोन केवल स्टोर किए जाने हैं। और भाई 2 हार्मोन का नाम आएगा, एक एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। हमने क्या कहा बेटा कि जो पार्स इंटरमीडिया है उसके साथ पार्स नर्वोसा ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है। जब पार्स नर्वोसा ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में अपन ने कहा कि ज्यादातर पार्ट कौन बनाएगा? पार्स डिस्टेलिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन कह सकते हैं कि इट इज सिनोनिमस टू पार्स डिस्टेलिस। वैसे कायदे से प्रिसाइजली बात करें तो एनसीईआरटी ने कहा था कि एनाटॉमिकली आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडिनो और न्यूरो। तो एडिनो को एंटीरियर और न्यूरो को पोस्टीरियर। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी ये नाम आएगा तो अपन बात कर लेंगे। लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है टेस्टिस में। बेटा बेड वेड मंगवाए? कुछ जरूरत हो थोड़ा आराम से लेट पाओगे। हाँ, तुमको मतलब चाय वाय का इंतजाम कराया जाए, थोड़ा थक गए होगे। चलो अब आगे बढ़े। ध्यान दें। बेटा बात नहीं करनी है। हाँ। पिट्यूई
मेलेनोसाइट, अभी जब एमएसएच की बात करेंगे ना, तब एमएसएच के समय पर देखेंगे मेलेनोसाइट क्या होती है। वैसे स्किन के कलरेशन के लिए जिम्मेदार सेल को अपन बोलते हैं मेलेनोसाइट। तो मेलेनोसाइट हमारी स्किन को कलर इंपार्ट करती है या कलर देती है। चलो अब जरा देखो, सबसे पहला हार्मोन कौन सा आया? ग्रोथ हार्मोन। ध्यान देंगे, पहले हार्मोन का नाम क्या बेटा? ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसको अपन शॉर्ट में नाम देते हैं जीएच। तो ग्रोथ हार्मोन को अपन ने क्या कहा? जीएच। बोलो, ग्रोथ हार्मोन को नाम अभी हमने क्या दिया था? सोमेटोट्रोपिन। तो ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या था? सोमेटोट्रोपिन। तो जीएच या ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन है। यह हार्मोन क्या क्या करता है, इस बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा है। एनसीईआरटी सिंपली इसके क्या लिखती है? डिसऑर्डर्स। तो पहले हम एक बार समझते हैं कि हार्मोन हमारे अंदर कराता क्या है। तो जैसे ही बात आती है ग्रोथ की, तो ग्रोथ की बात आते ही अब आप ध्यान देंगे, आपके अंदर जब आप बात करते हैं बेटा ग्रोथ के बारे में, तो तीन पैरामीटर इसके अंदर शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ग्रोथ का पहला टाइप है फिजिकल। ग्रोथ का पहला टाइप कौन सा होता है? फिजिकल। फिजिकल ग्रोथ का मतलब है आपकी हाइट बढ़ना, आपके शरीर के अंदर ग्रोथ होना, इसको क्या कहा जाता है? फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल के बाद ग्रोथ का दूसरा पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं मेंटल। अगला क्या कहा जाएगा? मेंटल। मेंटल ग्रोथ का मतलब है आपके नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होना। तो नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को आपने कहा रखा? मेंटल ग्रोथ में। तो दूसरा पैरामीटर होता है मेंटल। तीसरा पैरामीटर होता है सेक्सुअल ग्रोथ। सेक्सुअल ग्रोथ का मतलब है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ग्रोथ। ध्यान देंगे, ग्रोथ हार्मोन का काम आपके अंदर होता है फिजिकल ग्रोथ कराना। तो ये जो फिजिकल ग्रोथ है, ये कौन कराता है आपके अंदर? ग्रोथ हार्मोन। क्या ग्रोथ हार्मोन का मेंटल या सेक्सुअल ग्रोथ पे कोई फर्क होता है? नहीं। ग्रोथ कितने टाइप की है? तीन। कौन कौन सी? फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल। ग्रोथ हार्मोन अकेले रेगुलेट किसे करता है? फिजिकल ग्रोथ को। क्या ग्रोथ हार्मोन का मेंटल या सेक्सुअल ग्रोथ पे कोई इफेक्ट होता है? नहीं। इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन का नहीं है। अब अगर फिजिकल ग्रोथ करानी है, तो ग्रोथ हार्मोन को सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा? इलोंगेशन ऑफ बोन। ग्रोथ हार्मोन का पहला काम क्या होना चाहिए? इलोंगेशन ऑफ बोन्स। यानी कि हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं, इन लॉन्ग बोन्स की हाइट बढ़ानी पड़ेगी या इनकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। जब लॉन्ग बोन्स की लंबाई बढ़ेगी, तभी हमारे अंदर फिजिकल ग्रोथ दिखाई देगी। तो पहला काम क्या हुआ? बोन्स का इलोंगेशन को रिलेट करेंगे। अगर बोन्स का इलोंगेशन कराना है, तो टोटल बोन मास बढ़ेगा कि नहीं? अगर बोन मास बढ़ेगा तो कैल्शियम चाहिए कि नहीं? अगर कैल्शियम चाहिए तो डाइट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि ग्रोथ हार्मोन लॉन्ग बोन्स का इलोंगेशन कराता है और एलिमेंट्री कैनाल पर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। तो पहला इसका काम क्या हुआ? इलोंगेशन ऑफ बोन्स। अगला, यहां पर न केवल इसे इलोंगेशन कराना है, बल्कि ग्रोथ हार्मोन का अगला काम होगा कि जब आपके अंदर अगर ग्रोथ हो रही है, तो देखिए, क्या केवल हड्डियां बढ़ेंगी? नहीं, साथ में मसल्स, कार्टिलेज, इनके अंदर भी ग्रोथ होनी है। अगर मसल्स में ग्रोथ होनी है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा मसल्स बननी चाहिए। अगर ज्यादा मसल्स बननी चाहिए, तो अब आपको जरूरत किसकी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट? तो अब आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? प्रोटीन की। बोलो, ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा दे या घटा दे? क्या करना चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना चाहिए। तो आपने कहा कि बोन का इलोंगेशन कराया, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाया, और इसके अलावा आपके अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो अगला ये क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो आपने कहा बोन्स का इलोंगेशन कराता है। बोन के इलोंगेशन के अलावा अगला काम होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को बॉडी के अंदर क्या करेगा? बढ़ा देता है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे अंदर क्या होगी? ज्यादा। अगला, आपने कॉमनली एक बात सुनी होगी
कि जब आपकी लंबाई बढ़ रही होती है तब आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ता है। जब तक आपकी लंबाई बढ़ती है, आपके अंदर ग्रोथ होती है, तब तक आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ता। उसके बाद जब आपकी लंबाई बढ़ना बंद होती है, उसके बाद फिर आपका बॉडी वेट बढ़ना शुरू होता है। तो अब आप क्या इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन आपके अंदर लिपिड का डिपोजिशन प्रमोट करता है या लिपिड का ब्रेकडाउन प्रमोट करता है? क्या प्रमोट करेगा? ब्रेकडाउन। समझिएगा, जब ग्रोथ हो रही थी तो उस समय पर ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या था? ज्यादा। ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा होने पर इसने क्या किया था? आपके अंदर बॉडी वेट नहीं बढ़ने दिया। क्यों नहीं बढ़ने दिया? क्योंकि लिपिड का नहीं होने दिया। और क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को पता है कि बॉडी से अगर एनर्जी निकालनी है तो सबसे ऑप्टिमम जो सबस्टेट है वो लिपिड है। लिपिड से ज्यादा एनर्जी किसी के पास नहीं होती है। तो ये क्या करेगा? लिपिड का ब्रेकडाउन करा देता है। यानी कि आपके अंदर क्या कराएगा बेटा? लिपोलाइसिस करा लेगा। लिपोलाइसिस कराई, इसका मतलब है कि लिपिड का ब्रेकडाउन कराया, तो बॉडी वेट हमारे अंदर नहीं बढ़ा। फिर से सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। क्या ये फिजिकल ग्रोथ कराता है? क्या एलोंगेशन ऑफ बोन कराता है? क्या फूड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है? क्या प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ाता है? नहीं। क्या प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा? क्या लिपिड का डिपोजिशन बढ़ाएगा? क्या लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़ाएगा? यस। ये सारे काम किसके हैं? ग्रोथ हार्मोन के। अब बात आती है कि अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन हमारे अंदर कम या ज्यादा हो, तो ध्यान दें, किसी भी हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर दो टाइप के होंगे। पहला हाइपोसेक्रीशन और दूसरा हाइपर। हाइपो मतलब हुआ सेक्रीशन कम, और हाइपर मतलब ज्यादा। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर इसका हाइपोसेक्रीशन हो, तो हाइपोसेक्रीशन होने पर कौन सा डिसऑर्डर होगा या क्या होने वाला है? तो हाइपोसेक्रीशन के टाइम पर आपने कहा कि डिजीज होती है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। कौन सी डिजीज होती है बेटा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होती है। और ये जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको जो मिलता है वो सर्कस के मिडगेट्स यानी कि सर्कस के बौने मिल जाते हैं। तो अपन ने कहा कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिडगेट्स ऑफ सर्कस। तो आपने कहा कि सर्कस के जो बौने हैं ये इसका एग्जाम्पल होते हैं। ध्यान दें, जो सर्कस के बौने होते हैं उनकी फिजिकल ग्रोथ हमारे कंपैरिजन में कम है या ज्यादा? कम है। भाई हाइट उनके अंदर कम बढ़ी। पर क्या सर्कस के बौने बेवकूफ होते हैं? वो इतने बुद्धिमान होते हैं कि आपको बेवकूफ बना लेते हैं। मतलब मेंटल ग्रोथ होती है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज वगैरह में सुना होगा कि भाई इस स्टेट के या इस जगह के दो एकदम ड्वार्फ लोग थे, और इन दोनों ड्वार्फ में एक मेल था, एक फीमेल, इन दोनों ने आपस में मैरिज कर ली। तो इसका मतलब है सेक्सुअल ग्रोथ भी हो रही है। रादर अफ्रीका में एक ट्राइब होती है जिसको हम बोलते हैं पिग्मीज कहा जाता है, या अफ्रीकन पिग्मीज कहते हैं। अफ्रीकन पिग्मी ट्राइब में जो एवरेज हाइट है वो लगभग 4 फीट के आसपास होती है। वहां पे लोग जनरली 4 फीट से लंबे नहीं होते। उस पूरी ट्राइब के अंदर हाइट कम होने का कारण है कि उस पूरी ट्राइब के इंडिविजुअल्स में ग्रोथ हार्मोन कोडिंग जीन रिसेसिव है। तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो लगभग पूरी की पूरी ट्राइब कैसी होती है? ड्वार्फ होती है। पर ध्यान दें, अगर ये पूरी ट्राइब, और पूरी ट्राइब में अगर ये कैरेक्टर कॉमन है, तो कहीं ना कहीं इनमें रिप्रोडक्शन भी होता होगा, तभी तो ट्राइब एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या ग्रोथ हार्मोन सेक्सुअल मैच्योरिटी को अफेक्ट करता है? नहीं। क्या मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है? नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट करेगा? यस। तो आपने कहा फिजिकल डेवलपमेंट यहां अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से कौन बनते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फ बनते हैं। तो पिट्यूटरी ड्वार्फ की हाइट कंपेटिबली क्या रह जाएगी? कम। तो अपन ने कहा पहली कंडीशन हाइपोसेक्रीशन से क्या आई? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बाद अब अगली कंडीशन आती है, जबकि अगर यहां सेक्रीशन क्या होने लगे? ज्यादा। अगर सेक्रीशन ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? हाइपर सेक्रीशन। क्या कहेंगे? हाइपर सेक्रीशन कहेंगे। हाइपर सेक्रीशन में एनसीईआरटी में आप देखें, एक डिजीज दी है जाइगेंटिज्म और दूसरी डिजीज दी है एक्रोमेगैली। जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगैली दोनों के बारे में अपन बात करेंगे कल। आज के लिए अभी रखते हैं इतना।